ये स्टोरी बेस्ड है हमारे डिटेक्टिव और क्रिमिनल के बीच में, जहाँ पे एक सीरियल किलर लोगों को मार रहा होता है और लगातार 6 लोग को मार देता है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में दिखाया गया है एक टनल को, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुनसान होती है। यहाँ पर हमें दिखाया गया कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पर डिटेक्टिव पीछा कर रहा होता है किसी बंदे का। एक्चुअल में ये ही एक सीरियल किलर है, जहाँ पे पार्क उसका पीछा कर रहा है। तभी वो डिटेक्टिव को पीछे से आकर मार देता है, जिससे डिटेक्टिव के सर पे चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। जहाँ पर उसे बिल्कुल भी होश नहीं रहता, लेकिन वो हमेशा से ही उस क्रिमिनल का फेस देखना चाहता था। अब डिटेक्टिव की लाइफ स्पैन दिखाई गई है, जहाँ पे वो 10 सालों से एक होमिसाइड डिटेक्टिव था। अब वहाँ पास से उस टनल से क्रिमिनल चला जाता है और वो नहीं देख पाते। अब स्टोरी पास्ट में जाती है, जहाँ पर डिटेक्टिव पार्क और उसके जो सीनियर होते हैं वो पकड़ रहे होते हैं एक बंदे को, जहाँ पर उस बंदे ने काफ़ी सारे लोगों की गायों को चुराया है और उनका यूज़ किया है। जहाँ पर वो बंदा भागते हुए कीचड़ में गिर जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि उसके सामने एक लाश पड़ी होती है। वो पार्क को डिनोट करता है कि सामने उसके लाश है। पार्क भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है, क्योंकि यहाँ पर एक लाश पड़ी होती है लड़की की, जहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। इन्वेस्टिगेशन होती है, जहाँ पे हवाईयांग पुलिस स्टेशन को दिखाया गया है। तो सभी लोग यहाँ पर उसी चीज़ को लेकर तफ्तीश कर रहे होते हैं, जहाँ पे पार्क इस मर्डर से रिलेटेड कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसके बॉस आते हैं। वो बताते हैं कि यून सुक नाम की लड़की करने के लिए आई है। एक्चुअल में हमारा पार्क काफ़ी ज़्यादा शर्मीला स्वभाव का है और वो उस लड़की के सामने बैठा होता है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शुगर लेता है वो। और यहाँ पर हमें दिखाया गया एक और लड़की को, जो कि उसे वो जानती थी और रेस्टोरेंट में ही उसके लिए हर चीज़ किया करती थी। तो वो पार्क के बगल में आकर बैठ जाती है। तो पार्क बताता है ये लड़की कोई और नहीं, मेरी छोटी बहन है, ऐसा मुँह बोली बहन। जिसके बाद इन दोनों के बीच में थोड़ी बातें होती हैं और यहाँ पर वो थोड़ा सा शर्मीले स्वभाव का दिखाया गया है। की तरफ जाते हैं और थोड़ा सा वॉक करते हैं, जहाँ पर वो देखता है कि एक ट्रक यून सुक को टक्कर मारने वाला है, इसलिए वो उसे बचा लेता है और पार्क काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है। फाइनली इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बातें होती हैं और अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार में हैं, जहाँ पे पार्क कोशिश करता है कि वो उसे कॉल कर सके। तो वो कॉल लगाने के लिए नीचे की तरफ टेबल में छुप जाता है और वो कॉल करता है यूनसुक को, जिस पर यूनसुक उससे बात करती है और बताती कि हाँ वो वही बोल रही है। तो ये दोनों एक जगह पर मीट करने की बात करते हैं कि तभी वहाँ पर पार्क के बॉस आ जाते हैं, जो कि उससे कहते हैं ओ तो तुम बात कर रहे थे क्या, जिस वजह से उसका सर टकरा जाता है टेबल पर। तो वो कहते हैं कंटिन्यू करो। तो इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो यहाँ पर यूनसुक कॉल कट कर देती है, जिसके बाद वो भी कॉल रख देता है और वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है डिटेक्टिव हेड के ऊपर। मिलती है कि एक और लाश मिली है नदी के किनारे, जहाँ पर कुछ लोगों से पूछताछ की जाती है और फॉरेंसिक के लिए इस बॉडी को भेज दिया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर सालू के इस लड़की यहाँ पर डॉक्टर किम उसका इलाज करने वाले होते हैं। पहले यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उनका इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जिससे ये पता किया जा सके कि इस लड़की की डेथ कब हुई है। यहाँ पर पता चलता है कि इस लड़की की लाश को कल दोपहर में ही देखा गया है, जिसकी न्यूज़ आज दी गई है। यहाँ पर हमें एक रिपोर्टर को दिखाया गया है, जो कि इन्हीं के ऑफिस में आ जाता है, यानी कि पुलिस स्टेशन में, और बात करने की कोशिश करता है। जहाँ पर उन्हें ये हेड को दिखाया गया, जो कि उन सभी फ़ोटोज़ को छुपाने की बात कहते हैं। और ये रिपोर्टर काफ़ी ज़्यादा अजीब है, जहाँ पर वो उन लोग को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है और यहाँ पर वो बात करता है लाश के बारे में। और उस वक्त ये लोग खाना खा रहे थे, जिस वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो पार्क को वो चिढ़ाने के लिए कहता है मुझे पता है तुम वो एक लड़की से प्यार करते हो, जिसे सुनकर वो बाहर की तरफ आता है। उसे याद आता है कि वो यूनसुक से मिलने वाला था और यहाँ पर ये दोनों बातें करते हैं। फाइनली कुछ लंबे समय बाद ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और अब ये शादी करने की भी बात चलने लगती है इनकी। सुन बताती है कि मुझे पता है कि तुम कल रात में आए थे, कल मेरी ओनर ने मुझे बताया। जिसके बाद ये लोग एक दूसरे को अलविदा कहते हैं उस जगह से। डिटेक्टिव पार्क अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों से इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, जिस पर उनमें जहाँ और जिन जिन पर लोगों पर शक होता है, तो वो उन सभी लोगों से बुलाकर पूछते हैं, लेकिन उन्हें कोई सुराग हाथ में नहीं लगता। तो यहाँ पर वो सभी लोग कैफ़े में बैठे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, जहाँ पर वो कहता है कि हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है और सारे सस्पेक्ट जा चुके हैं। तो यहाँ पास से वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा पागल हो रहा हूँ और ये कहकर उस जगह से वो निकल जाता है डॉक्टर किम के पास।
यहाँ पर डॉक्टर सालुके डॉक्टर किम बताते हैं कि इस लड़की के ऊपर न किसी तरह के फिंगरप्रिंट, न ही जोर ज़बरदस्ती यानी कि रेप के कोई भी निशान है। यहाँ पर पार्क कहता है तो क्या तुमने अच्छे से चेक किया है? डॉक्टर किम कहते हैं कितनी बार यहाँ पर तुम इस इन्वेस्टिगेशन के लिए आओगे? दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है सुंग को, जो कि नींद में होता है, उससे मिलने के लिए वहीं कैफेटेरिया की ओनर आती है और यहाँ पर वो बोलती है कि काफ़ी लंबे समय से चू ई काफ़ी नहीं दिख रही है, तो डिटेक्टिव पार्क आए तो प्लीज़ उन्हें बता देना इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर एक लाश मिलती है जिसे देखने के लिए काफ़ी सारी गाड़ियाँ आती है पुलिस की, और यहाँ पर पता चलता है कि चू ही की डेथ हो चुकी है। ये वही लड़की है जो कि हमारे कैफेटेरिया में ही काम करती थी और वो पार्क को शायद पसंद भी करती थी। जिसके बाद सभी लोग उस जगह पर पहुंचते हैं उस लड़की को कंफर्म करने के लिए कि चू ही है कि नहीं है, जहां पर पार्क बताता है हाँ ये चू ही है। इस बात से वो श्योर कर देता है। अब सुंग और उसकी ओनर दोनों ही इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और अब यहाँ पर एक और ऑटोप्सी के लिए लाश आई होती है। डॉक्टर सालुके बताते हैं कि इस लड़की के ऊपर भी कोई तरीके के फिंगरप्रिंट नहीं है और यहाँ पर उसके ऊपर भी रेप का कोई चार्जेस नहीं लगे। जहाँ पर वो कहता है ये आखिर करना क्या चाहता है आदमी, जिस पर डॉक्टर किम बताता है कि ये आदमी ऐसा बंदा है जो कि लोगों को मारकर उसे तसल्ली मिलती है, और यहाँ पर वो एक साइको किलर के बारे में बताया गया है। जिसके बाद यहाँ पे जो कैफेटेरिया की ओनर होती है या फिर कैफ़े की जो ओनर होती है वो बताती है कि वो जिस भी डिलीवरी के लिए जाया करती थी चूही, वहाँ पर उसका नाम लिखा करती थी। के बाद डिटेक्टिव पार्क अब उस लिस्ट को नाम करते लगते हैं कि सबसे ज़्यादा डिलीवरी किस जगह पर की गई है। तो यहाँ पर प्रिंटिंग हाउस के ऊपर सबसे ज़्यादा डिलीवरी हुई होती है। तो यहाँ पर वो सब लोग तैयार करते हैं कि म्यू सुंग प्रिंटिंग शॉप पर वो लोग जाएंगे, जिस पर वो सुंग को उठने के लिए कहता है, लेकिन सुंग उस जगह पर होता ही नहीं है। तो वो बाहर निकल कर देखता है जहाँ पर सुंग बैठा होता है। अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है चू ही के मर जाने से। वो बताता है कि जो चले गए तो वो चले गए, तो प्लीज़ अब हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन में साथ दो हमारा, जिससे हम उस क्रिमिनल को पकड़ सकें और चू ही को इस क्रिमिनल से इंसाफ दिला सकें और भी कई लड़कियों की जान बचा सकते हैं। जिसके बाद ये लोग उसी प्रिंटिंग हाउस पर जाते हैं, जिस पर बताता है कि मिस्टर किम काफ़ी लंबे समय से यहीं पर काम कर रहे हैं और उनके हाथ पर चोट काफ़ी लंबे समय पहले लगी थी, जो कि अभी तक ठीक नहीं हुई है। यहाँ पर वो बताती हैं कि चू ही काफ़ी लंबे समय से इनके साथ ही बैठकर खाना खाया करती थी, जहाँ पर वो मिडनाइट को भी वर्क किया करते थे। फाइनली मिस्टर किंग के ऊपर अभी भी शक बना होता है हमारे पार्क का, जहाँ पर वो कहता है कि अगर आपको विश्वास था हो तो आप मेरी वाइफ से पूछ सकते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर हमें दिखाया गया कि रात के समय वो लोग एक जगह पर बैठे होते हैं और बात करते हैं उसी क्रिमिनल से रिलेटेड, जहाँ पे ये क्रिमिनल उन्हें दूर से ही बैठ देख रहा होता है और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। दिखाया गया है डिटेक्टिव पार्क के सीनियर को, जो कि उनके सीनियर काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं उसके ऊपर कि अभी तक जो भी मर्डर्स हुए हैं उनके इन्वेस्टिगेट तुम कर रहे हो, लेकिन अभी तक कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिखी। ये शिफ्ट होता है और डिटेक्टिव पार्क को दिखाया गया है, जहाँ पर आज उनकी शादी है और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं इस चीज़ को, और अब डिटेक्टिव पार्क भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं अपनी वाइफ के साथ। इसी तरफ हमें एक जीप को दिखाया गया है जो कि आर्मी की रेसिडेंट की है। यहाँ पर सभी लोग उसे सल्यूट करते हैं और दूसरी तरफ ब्रिज के कोई जा रही होती है लड़की। यहाँ पर मैं बता दूँ वो औरत जब मुस्कुराते हुए जा रही होती है क्योंकि उसने कुछ गिफ्ट ली होती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि कोई बंदा उसका पीछा कर रहा है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और आगे की तरफ भागने लगती है। जिस पर यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि वो बंदा उसे पकड़ लेता है और कुछ ही देर में मार देता है। तभी हमें दिखाया गया है सुंग को, जो कि पार्क के घर पर आता है। पार्क अभी अपनी वाइफ के साथ होता है, जिस पर वो बताता है कि एक काफ़ी बुरा हादसा हुआ है। जिस पर पार्क पूछता है कि क्या हुआ, तो वहाँ पर वो बताता है कि एक और लाश मिली है। तो ये लोग उस जगह पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुँचते हैं और अभी अभी ये लड़की को मारा गया होता है। तो यहाँ पर फिर से एक बार ऑटोप्सी होगी। डिटेक्टिव पार्क को एक चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि वो हर बार 26 साल से या फिर कहूँ 20 से 30 साल के बीच में ही किसी लड़की को उठाता है जिनकी अभी अभी शादी हुई हो और उन्हें मार देता है, और ये चीज़ बिल्कुल रैंडमली होती है, जिस बात से उसके डिटेक्टिव भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, यानी कि हेड। तो यहाँ पर डिटेक्टिव जो होता है बुलाने जाता है उसके हस्बैंड को। यहाँ पर उसका हस्बैंड एक बच्चे को लिया होता है जो कि उन्हीं का है, और ये चीज़ डिटेक्टिव पार्क ही करते हैं, जिस पर उसे बताते हैं कि आपकी बीवी की डेथ हो चुकी है।
इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए वो उस जगह पर पहुंचता है और कफन को हटाता है, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है। तो ऑटोप्सी के लिए उस बॉडी को लाया जाता है। इस बार भी उन्हें कोई भी तरह के फिंगरप्रिंट और किसी भी तरह की बॉडी से छेड़छाड़ नहीं दिखाई गई है। बस उसके वृष्ट को ही इस तरह से छीला गया था जैसे वो उसे मारना ही चाहता था। जहाँ पर वो दिखाया गया कि टाई लेकर आई होती है अपने हस्बैंड के लिए, तो ये लोग पूछताछ करते हैं उसी दुकानदार से, जिस पर वो उस लड़की की भी फ़ोटो दिखाते हैं, जिस पर वो बताता है दुकानदार कि हाँ ये लड़की आई थी कल और इसने इस जगह से 7 बजे तकरीबन सामान लिया था, या फिर कहूँ उस टाई को लिया था। जिसके बाद ये लोग उस जगह से चले जाते हैं और एक बस ड्राइवर से पूछताछ करते हैं, जिस पर वो बताते हैं हाँ ये लड़की आई थी और 18 डिवीज़न में मैंने इसे छोड़ा था। तो ये लोग भी 18 डिवीज़न में ही उतरते हैं जहाँ कल रात को वो जीप रुकी थी। तो ये सभी लोग सियोल यूसू को देखते हैं, जिस पर वो बताता है कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते करते इस जगह तक पहुँचे हैं। अब यहाँ पे आर्मी टेंट पहुँची है, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि हम ही लोग क्रिमिनल हैं। तो इस बात से हमारा जो डिटेक्टिव पार्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है और वो उस आर्मी मेंबर को मारने की कोशिश करता है, जिसके बाद केस बिल्कुल हाथ से निकलने लगता है। अब उस हस्बैंड को दिखाया गया है जिसकी बीवी मरी थी, तो वो कहता है कि मैं 3 बार चेक कर चुका हूँ और अभी तक कोई भी किसी बंदे के ऊपर शक मेरा नहीं गया है। जिस पर वो कहता है कि मेरे पास उन सभी लोगों की लिस्ट है जो कि उस जगह पर तैनात थे। अब वो देखते देखते कई बार आया गया होता है उस जगह पर जहाँ पर हमें दिखाया गया डिटेक्टिव को। अब वो डिटेक्टिव की तरह देखता है जहाँ पे उसका बच्चा बड़ा हो चुका था और उस बात को पूरे 6 महीने बीत चुके थे, यानी कि 6 महीने से अब आगे कोई भी मर्डर नहीं हुआ है। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि कोई भी लीड न मिल पाने की वजह से या फिर उस क्रिमिनल ने से तकरीबन 5 लोग को मारा है और अभी तक किसी भी तरह की कोई भी चीज़ नहीं सामने आई है। जहाँ पर वो उस बच्चे को रोते हुए देखकर डिटेक्टिव पार्क ये तय करता है कि वो पकड़ेगा। जहाँ पे एक और लाश दिखी जाती है जो कि रेलवे ट्रैक के पास होती है और वो रेलवे ट्रैक टनल से होते हुए जाता है। तो डिटेक्टिव पार्क को एक मोल दिखता है जिसे वो देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है कि ऐसा मोल उसने कई सारी लड़कियों की डेड बॉडी के पास देखी थी। इस चीज़ को देखते ही वो वहाँ से निकल कर जाता है सीधे डॉक्टर किम के पास। यहाँ पे डॉक्टर किम से वो बात करने की कोशिश करता है, जहाँ पे डॉक्टर किम कहते हैं कि ठीक है। तो वो पूछता है कि यहाँ पे कोई भी मोल आया था, जिस पर वो कहता है हाँ मोल तो था लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। जिस पर वो डॉक्टर किम बताता है क्या वो इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा जो डिटेक्टिव पार्क होता है वो कहता है हाँ वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। आज यहाँ पर वो काफ़ी सारी लड़कियों की डेड बॉडीज़ पर पैरों के पास एक निशान देखता है जहाँ पे नंबर के हिसाब से मोल होते हैं। जैसे पहली लड़की की मौत हुई है तो 0.1, 0.2 और ऐसे करते करते सभी लड़कियों के पैर पे उस तरह के निशान देखे गए हैं। लेकिन अभी तक उन्हें लास्ट नंबर 5वीं नहीं मिली थी जिसमें 5 मोल के निशान दिए गए हैं। तो ये लोग केस को और अच्छे से रीड करते हैं। तो पहली बार इन्हें इस पूरे केस में कुछ लीड मिली थी। तो इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये सारे टनल से होते हुए ही ये सारी कत्लें हुए हैं, तो 5वां विक्टिम हो सकता है कि टनल के पास हो। तो यहाँ पर ये सभी पुलिस वाले मिलकर ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ डिटेक्टिव पार्क और सुंग यानी डिटेक्टिव सुंग दोनों ही उस जगह पर जाते हैं जहाँ उन्हें आशंका होती है कि ये सभी लोग की मौत किस जगह से हुई होगी। दूसरी तरफ सभी पुलिस वाले और गार्ड्स ढूंढने में लगे हुए होते हैं जिस 5वीं लाश को। यहाँ पे दिखाया गया है हमारी सियोल को, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि डिटेक्टिव पार्क का 3 तारीख को जन्मदिन भी था, जिसके लिए वो प्रेजेंट भी लाती है। डिटेक्टिव पार्क अपनी बीवी से वादा करते हैं कि वो 3 तारीख को क्रूज़ पर जाएंगे और यहाँ से वो अपनी बीवी को अलविदा कहता है। जिस पर वो सभी लोग बैंजिंग रूट के ऊपर एक मैप पर देखते हैं, जहाँ पे मैप पे ऊपर ये काफ़ी सारे डॉट्स लगाते हैं और इन्हें कुछ भी लीड नहीं मिल रहा होता है। लेकिन ये सारे सबवे डिवीज़न 18 से होते हुए ही जा रहे होते हैं और ये सारी जगह पे मौत अलग अलग जगह पर हुई होती है, जो कि सभी जगह सुनसान है। यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि ये सभी चीज़ें आपस में कैसे तरीके से कनेक्टेड हो सकती हैं, जैसे कि वो मोल कनेक्टेड था। तो वो सुंग को अपने साथ चलने के लिए कहता है और उन एरियाज़ में पूछताछ करने की कोशिश करता है जिन एरियाज़ में उन डेड बॉडीज़ को पाया गया था। तो ये लोग काफ़ी लंबे समय तक ढूंढने पर उन्हें एक बच्ची मिलती है, जहाँ पे उसकी छोटी बहन रो रही होती है कि उसका डॉग को किसी ने मार दिया होगा। डिटेक्टिव पार्क देख लेते हैं तो वो उस लड़की के पास आते हैं और बात करते हैं, जहाँ पर वो लड़की बताती है कि एक लड़का है जिसने हमारे कुत्ते बुक शीकल को देखा था आखिरी बार, जो कि डिसअपियर हो गया।
जिसके बाद डिटेक्टिव पार्क उस घर के पास जाते हैं और उस गेट का खोलने की कोशिश करते हैं। आसपास तफ्तीश करने पर पता चलता है कि सभी खिड़कियों के ऊपर न्यूज़पेपर से चिपकाया हुआ है, यानी कि बाहर के लोग अंदर की तरफ नहीं झांक सकते। यहाँ पर वो सभी लोगों को देखता है और वहाँ पर एक उन्हें अजीब सी कब्र टाइप की चीज़ मिलती है, जिस पर डिटेक्टिव उसे खोदना चालू करता है और उनके पूरे हाथ खून से रंग जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म होती है कि ये जो बच्चा है जो कि जिसका ये घर है, उसी ने शायद इन सभी को खून किया है। तो यहाँ पर डिटेक्टिव उससे पूछताछ करता है, कहता है कि तुमने उन सभी औरतों को क्यों मारा। देखते ही देखते यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कुत्ते और बिल्लियों के लाश होते हैं, जिस पर हमें एक चीज़ समझ में आती है कि साइको किलर्स पहले जानवरों पर अपनी प्रैक्टिसेस को आजमाते हैं, उसके बाद ह्यूमंस पर। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि वो बताता है कि उसने सिर्फ डॉग को किल किया है और कैट्स को, ना कि किसी ह्यूमन को। जिस पर वो कहता है तुम मुझे मार कर ये सारी चीज़ें कन्फेस कराना चाहते हो, और जैसे कि उस बच्चे के मुंह से उसकी मासूमियत ही चली गई हो। इस चीज़ को देखते हुए उसे वो डिटेक्टिव पार्क काफ़ी ज़्यादा मारता है, जहाँ पे उसके हेड आके उसे रोक लेते हैं और उस बच्चे को उस जगह से अलविदा कहते हैं कार में बैठाकर, और उसे सॉरी भी कहते हैं। जिसके बाद वो डिटेक्टिव को काफ़ी ज़्यादा फटकारते हैं। यहाँ पे डिटेक्टिव पार्क काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, इसलिए वो उस जगह से निकल जाता है और वो सोच रहा होता है कि ये किलर 9 से 11 के बीच में ही लोगों को मारता है। तो वो अचानक से एक टनल पर पहुँचते जहाँ पे उनका टॉर्च बंद हो जाता है, तो उन्हें सिगरेट की स्मेल आती है, जिसे वो सूंघते सूंघते आगे की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर वो किलर उस लड़की को मार रहा होता है, जहाँ पर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुकी थी और अब वो उसकी जान ले रहा होता है गले को चोक करके, जहाँ पे वो लड़की काफ़ी ज़्यादा चीखती है, चिल्लाती है। इस चीज़ को हमारे डिटेक्टिव पार्क देख लेते हैं और यह एपिसोड का वही सीन है जिसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था। तो यहाँ पर वो डिटेक्टिव को मार देता है उसके सर पर, और दूसरी तरफ उसकी बीवी पर भी हाथ में पिन चुभ जाती है, जिससे खून निकलता है। यहाँ पर दिखाया गया कि ये दोनों के दिल आपस में रिलेट किए गए हैं, जिससे इन दोनों को भी उतना ही दर्द होता है। यहाँ पे जिनसुंग काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि वो क्रूज़ पर जाएगी 3 तारीख को। दूसरी तरफ डिटेक्टिव अपनी मौत और ज़िंदगी के लिए लड़ रहा होता है। यहाँ पर वो उसका फेस देखने की काफ़ी बार कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी बीवी का ही फेस याद कर पाता है, जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और एपिसोड वहीं पर एंड होता है। आपको अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा। ये पूरी टीवी सीरीज़ है जिसके पूरे 16 एपिसोड हैं, तो मैं पूरे 16 एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक